ये कहानी शुरू होती है एक अफसोसनाक मजाक के साथ और ख़त्म होती है 3 लोगों की ज़िंदगी के साथ। यकीन मानिए, मैंने अपने चैनल पर आज तक इतने ट्विस्ट और टर्न वाली कहानी अपलोड नहीं की है। कहानी के अंत में जब सच खुलकर सामने आएगा तो इसे सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के भी साथ मजाक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जब इस कहानी के कई चौंका देने वाले रहस्यों से पर्दा उठेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक सच्ची घटना की अविश्वसनीय कहानी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी फेसबुक तो जरूर चलाया होगा और शायद अब भी फेसबुक यूज़ करते ही होंगे। लोग फेसबुक का इस्तेमाल फ्रेंड्स बनाने, मज़े और मजाक करने के लिए भी करते हैं। फेसबुक के माध्यम से एक मजाक साल 2020 में केरल के एक गांव में भी हुआ था। वैसे तो एक मामूली फेसबुक प्रैंक था, मगर आप ये सुनकर हिल जाएंगे कि इस मामूली प्रैंक के चक्कर में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लोगों की जान चली गई। हाँ, आपने सही सुना, मामूली फेसबुक मजाक के चक्कर में 3 जानें चली गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक फेसबुक प्रैंक 3 लोगों की मौत का सबब बनता है? ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, आने वाले 20 मिनट बहुत ही चौंका देने वाले और रहस्यमय होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको मजाक की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। इतना खौफनाक कि पूरी कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर नहीं मिस करना चाहते ऐसी और कहानियाँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी केरल के कोल्लम जिले के कल्लुवातुकलम गांव में रहने वाले विष्णु के परिवार की है। 10वीं पास करने के बाद विष्णु ITI से एक कोर्स करता है और काम धाम में लग जाता है। जब विष्णु की उम्र 21 साल थी तभी उसकी मुलाकात रेशमा नाम की एक लड़की से होती है। इस मुलाकात के समय रेशमा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। रेशमा विष्णु के बड़े भाई रंजीत की पत्नी आर्या और विष्णु की भांजी ग्रीष्मा की दोस्त थी। ये तीनों हम उम्र की थी और इन तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। चूँकि रेशमा की दोस्ती विष्णु की भाभी आर्या और भांजी ग्रीष्मा से थी, इस कारण रेशमा अक्सर अपने दोस्तों से मिलने इनके घर आया करती थी। आने जाने के क्रम में ही विष्णु की नज़र रेशमा पड़ती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आगे चलकर दोनों शादी का भी फैसला करते हैं। 2017 में बड़ी धूमधाम से विष्णु और रेशमा की शादी भी हो जाती है। रेशमा की शादी से आर्या और ग्रीष्मा भी काफ़ी खुश होती है और रिश्ते के बंधन में बंधने के बाद इन तीनों की दोस्ती भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ काफ़ी अच्छे से बीतता है और हंसते खेलते किस तरह समय कट जाता है पता भी नहीं चल पाता। शादी के बाद रेशमा माँ भी बनती है और पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद अगले कुछ महीने भी बड़े अच्छे से बीतते हैं, मगर एक समय बाद रेशमा और विष्णु के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। कड़वाहट आने की वजह परिवार में बेटी का जन्म होना नहीं बल्कि घर में एंड्रॉयड फ़ोन का आना था। दरअसल पहले रेशमा सिंपल मोबाइल या पति का मोबाइल यूज़ किया करती थी, मगर पत्नी की डिमांड पर कुछ महीने पहले विष्णु उसे एंड्रॉयड मोबाइल ला कर देता है। एंड्रॉयड मोबाइल मिलते ही रेशमा उसमें इतनी ज़्यादा खो जाती है कि परिवार के दूसरे कामों से उसका ध्यान भटकने लगता है और धीरे धीरे रेशमा मोबाइल की ही आदी हो जाती है। विष्णु को रेशमा की ये हरकत पसंद नहीं आती है और वो दिन भर मोबाइल यूज करने की आदत की वजह से रेशमा को टोकना शुरू कर देता है। बस यहीं से रेशमा और विष्णु में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगती है। इन सब के बावजूद रेशमा मोबाइल चलाना नहीं छोड़ती। ऐसा होते होते कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तक कि साल भी बदल जाता है, मगर रेशमा की आदत बदलने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। ऐसा लगता है मानो रेशमा को मोबाइल का नशा हो गया है। अब साल आ चुका था 2020। विष्णु और रेशमा के रिश्ते सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। यहाँ साल 2020 में कोरोना महामारी बड़े स्तर पर फैली हुई थी और काम धंधे भी बुरी तरीके से बंद हो गए थे। इसका असर विष्णु पर भी आता है और उसे भी काम मिलना बंद हो जाता है। हालत इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि विष्णु को अपना घर तक बेचना पड़ता है और घर बेचने के बाद विष्णु अपनी पत्नी रेशमा को लेकर अपने ससुराल यानी रेशमा के घर में रहने चला जाता है। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शन पिल्लई था। विष्णु और रेशमा भी यहीं रहने लगते हैं पिता के घर में। अब साल आ चुका था 2021, तारीख थी 5 जनवरी 2021। हर दिन की तरह रेशमा के पिता सुदर्शन पिल्लई सुबह सुबह उठते हैं और नहाने के बाद पूजा करने के लिए पास के मंदिर में चले जाते हैं।
जब वो मंदिर से वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें पास वाले खेत से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आसपास नज़र दौड़ाते हैं मगर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर वही आवाज़ का पीछा करते हुए कुछ कदम आगे जाते हैं तो जो नज़ारा उन्हें आगे दिखता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पास में सूखे पत्तों का ढेर है और उसके नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो तुरंत कुछ ही दूरी पर टहल रहे अपने दामाद विष्णु को आवाज़ देते हैं और तुरंत उसे अपने पास बुलाते हैं। विष्णु भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने हाथों से पत्तों को हटाकर देखता है तो वो भी बिल्कुल शॉक रह जाता है। पत्तों के ढेर के नीचे एक नवजात बच्चा था। देखने से लग रहा था कि इस बच्चे का जन्म अभी हुआ है। शायद किसी ने जन्म के तुरंत बाद इस बच्चे को यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। अब इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि ये बच्चा किसका है या फिर ये कि इस बच्चे को यहाँ पर किसने फेंका है। विष्णु तुरंत उस बच्चे को बड़ी सावधानी से वहाँ से उठाता है और उठाकर घर की तरफ भागते हुए आता है। वहाँ मिली नवजात एक लड़की थी जो बेहद कमजोर थी और उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि इस बच्ची का गर्भनाल भी अब तक नहीं काटा गया था। सुदर्शन पिल्लई अपने हाथों से ही गर्भनाल को काटते हैं और तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेटते हैं क्योंकि उस नवजात की हालत बहुत ही गंभीर लग रही थी। इसीलिए बिना समय गंवाए विष्णु उस बच्ची को लेकर तिरुवनंतपुरम के श्री अविल्टम तिरुनाल हॉस्पिटल चला जाता है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद विष्णु इस बात की खबर पुलिस को भी दे देता है क्योंकि नवजात दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। उसका वजन भी सामान्य से काफी कम था। ऊपर से लावारिस हालत में पड़े होने की वजह से उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। इसीलिए अस्पताल में लाने के बावजूद नवजात की हालत तेजी से बिगड़ती ही जाती है और कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत के बाद पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इस मासूम सी बच्ची के साथ इतनी क्रूरता किसने की है। पुलिस को शक था कि शायद घर में बेटी के जन्म लेने की वजह से किसी ने उस मासूम को लावारिस हालत में फेंक दिया होगा। एक आशंका ये भी जताई जाती है कि शायद किसी ने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए झूठी इज्जत की खातिर बच्ची को बेसहारा फेंक कर उसकी जान ले ली है। इसीलिए पुलिस अब एक कातिल की तलाश में लग जाती है। इधर विष्णु और उसके ससुर सुदर्शन पिल्लई ने लावारिस हालत में पड़ी एक बच्ची को उठाकर न सिर्फ उसका अच्छे से ख्याल रखा था बल्कि आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाई थी। इसीलिए स्थानीय लोग इन दोनों की खूब प्रशंसा करते हैं। कुछ स्थानीय पत्रकार भी वहां जमा हो जाते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। रेशमा भी वहां पर मौजूद पत्रकारों को बताती है कि हाँ, उनके परिवार वालों ने ही नवजात बच्ची को खेत से बचाकर अस्पताल पहुंचाया है क्योंकि बच्ची भी दुनिया से जा चुकी थी। इसीलिए पुलिस पूरा फोकस बच्ची के कातिल को ढूंढने पर लगाती है। मगर कई दिन बीत जाते हैं, कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप में से किसी ने भी गांव के अंदर किसी बाहरी या अनजान लोगों को आते हुए देखा है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस इस बात की तहकीकात में लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस बच्ची को बाहर फेंका हो। लेकिन पुलिस को यहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। जब पुलिस की हर जांच फेल हो जाती है तो आखिर में पुलिस बच्ची का डीएनए जांच करवाने का फैसला करती है और बच्ची किसकी हो सकती है इस बात का पता लगाने के लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मेडिकल टीम गांव और गांव के आसपास में रहने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों का डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है। आसपास रहने वाले बाकी लोगों के साथ साथ विष्णु और उसकी पत्नी रेशमा का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगर ये पता लगा लिया जाए कि बच्ची किसकी थी तो इस बात का भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि उस बच्ची का कातिल कौन है। डीएनए सैंपल लेने के बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है क्योंकि अमूमन डीएनए रिजल्ट आने में खासकर सरकारी विभाग में काफी समय लग जाता है। इसीलिए पुलिस भी अगला कदम उठाने से पहले डीएनए रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। इधर रेशमा और विष्णु के बीच मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर होने वाली लड़ाइयाँ पहले की तरह जारी रहती हैं। अब चूंकि विष्णु की जॉब जा चुकी थी और उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो रोजगार की तलाश में विदेश जाने का फैसला करता है और किस्मत से उसे बहुत जल्दी ये मौका मिल भी जाता है। फरवरी महीने में वो काम करने के लिए अबू धाबी चला जाता है। हालांकि वहाँ जाने से पहले वो अपनी पत्नी को नया फोन भी दिला देता है। अब 2021 का जून महीना आ चुका था। लावारिस हालत में मिली बच्ची के माता पिता का पता लगाने के लिए यहाँ पुलिस द्वारा कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल को जांच में भेजने के 5 महीने बाद फाइनली पुलिस को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि गांव से जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसमें से एक कपल से बच्ची का डीएनए मिल जाता है, मगर जिनसे डीएनए मिलता है वो कल्पना से भी परे होता है। बच्ची का डीएनए रेशमा और विष्णु से मिलता है। जी हाँ, वही विष्णु जो उस बच्ची को जंगल से उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर आया था। पुलिस की एक टीम तुरंत भागती हुई सुदर्शन पिल्लई के घर जाती है। जब पुलिस रेशमा के परिवार वालों को बताती है कि
कि आपकी बेटी रेशमा और दामाद विष्णु के डीएनए से ही बच्ची का डीएनए पूरी तरह मैच हो रहा है और मेडिकल जांच के आधार पर रेशमा उस बच्ची की मां है, तो वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है और कुछ लोग तो हंसने भी लगते हैं। वो कहते हैं कि रेशमा पिछले कई महीनों से हमारे ही घर में रह रही है। अगर इस दौरान वो गर्भवती होती तो भला परिवार में कैसे किसी को पता नहीं चलता, और अगर ये बच्चा उसका होता भी तो उसे बच्ची को बाहर फेंकने की जरूरत क्या थी। रेशमा की मां भी इस बात की पुष्टि करती है कि उसकी बेटी की बस एक बेटी है जो 3 साल की हो चुकी है और उसके बाद से रेशमा को उसने कभी भी गर्भवती नहीं देखा है। यहाँ पुलिस वालों को ये भी याद दिलाया जाता है कि जिस दिन बच्ची लावारिस हालत में मिली थी उस दिन आप लोगों ने भी रेशमा को बाहर ही देखा था। रेशमा ने कुछ स्थानीय पत्रकारों से बच्ची की मिलने की घटना के बारे में बात भी की थी। रेशमा के परिवार वालों की बातों में कहीं से कोई छूट नहीं था, मगर दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि बच्ची की बायोलॉजिकल मां रेशमा ही है। सभी तथ्य सामने आने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि शायद जांच में कोई गड़बड़ी हुई है, इसीलिए फिर से जांच करवाने का फैसला किया जाता है और दोबारा भी रिजल्ट पहले जैसा ही आता है। पुलिस को लगने लगता है कि कुछ तो दाल में जरूर काला है, इसीलिए 22 जुलाई 2021 को पुलिस सीधे रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब जो पुलिस पूछताछ में आगे खुलासा होता है वो यकीन से परे होता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ पर उतरती है तो रेशमा ये स्वीकार करती है कि दरअसल उस बच्चे को उसी ने 5 जनवरी 2021 की सुबह जन्म दिया था और सबकी नजरों से बच बचाकर उसे पास के खेत में जाकर पत्तों के नीचे छुपा दिया था। पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर रेशमा ने ऐसा क्यों किया। इस पर रेशमा जो खुलासा करती है वो बेहद ही चौंका देने वाला था। रेशमा बताती है कि हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाती है। यही लगभग 1.5 साल पहले फेसबुक पर आनंदू नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे आनंदू और रेशमा में काफ़ी बातें होने लगती है। रेशमा जो दिन भर मोबाइल पर चिपकी रहती थी उसकी वजह ये थी कि वो दिन भर फेसबुक के जरिए अपने कथित बॉयफ्रेंड से चैट किया करती थी। हालांकि विष्णु को कभी इस बात की भनक नहीं लग पाई कि उसकी पत्नी फेसबुक पर किसी लड़के से बात कर रही है। बातचीत के दौरान ही रेशमा फेसबुक वाले दोस्त को प्यार करने लगती है। वो दोस्त भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब दोनों हद से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं तो एक दिन रेशमा बताती भी है कि वह शादीशुदा है। इस पर उसका फेसबुक फ्रेंड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे फिर भी शादी कर लूँगा। शादी का प्लान फाइनल करने से पहले रेशमा बॉयफ्रेंड से मिलने को कहती है और वो राजी हो जाता है। मिलने की जगह तय करने के बाद एक दिन रेशमा अपने साथ बेटी को लेकर घूमने के बहाने घर से निकलती है, मगर उस दिन उसका बॉयफ्रेंड आनंदू नहीं आ पाता है। रेशमा पूछताछ के दौरान आगे बताती है कि वो एक दिन आनंदू को बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ। इस पर आनंदू का रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हें शादीशुदा तो कबूल कर सकता हूँ, मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं कबूल कर पाऊंगा, इसलिए तुम उस बच्चे के जन्म लेते ही उसे ख़त्म कर देना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है आनंदू के कहे अनुसार चुपचाप रेशमा उसे पास के खेत में मरने के लिए फेंक देती है, इस बात से अनजान कि वो खेत में बड़ी बच्ची उसी की है। विष्णु खेत से उसे उठाता है और अस्पताल तक पहुंचाता है। इधर पत्नी की गिरफ्तारी की खबर होते ही उसका पति विष्णु भी अबू धाबी से वापस आ जाता है। भारत आते ही विष्णु भी पुलिस स्टेशन जाता है जहां उससे पूछताछ शुरू होती है। अब विष्णु जो दावा करता है वो और भी हैरान करने वाला होता है। विष्णु कहता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, मगर कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। विष्णु यहाँ तक कहता है कि जिस सुबह यानी 5 जनवरी की सुबह बच्ची मिली थी उससे 2 दिन पहले हम दोनों साथ में मंदिर गए थे, मगर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रेशमा गर्भवती है। इतना ही नहीं, जब 4 जनवरी की रात विष्णु काम से वापस आया था तो रेशमा ने ही रात के 11 बजे दरवाज़ा खोला था। जब रेशमा से विष्णु के इन दावों के बारे में पूछा गया तो रेशमा कहती है कि हाँ, विष्णु सच बोल रहा है। मैंने कभी भी उसे गर्भवती होने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे के जन्म लेते ही मैं उसे दुनिया की नज़रों से छिपाकर मार दूंगी, फिर आनंदू के साथ दूसरी शादी कर लूंगी। रेशमा ये भी बताती है कि उसने बच्ची को जन्म देने के बाद छोड़ तो दिया, मगर उसके बाद से आनंदू से भी उसकी बहुत कम बात हो पाई है। वो बताती है कि हमने कई बार मिलने का प्लान भी बनाया, मगर मिलने का प्लान अब तक कई बार अंतिम क्षण में कैंसिल हो चुका है।
ये कंफर्म होने के बाद कि वो बच्चा रेशमा का ही था, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर रेशमा के गर्भवती होने की जानकारी परिवार में, यहाँ तक कि उसके पति को भी कैसे नहीं हुई। तो इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल चलिए इस कहानी में आए अब तक के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं। डीएनए जांच और रेशमा के बयान से बिल्कुल साफ हो गया था कि ये बच्चा रेशमा और विष्णु का ही था। उस बच्चे को मरने के लिए रेशमा ने ही छोड़ा था। विष्णु का उसमें कोई हाथ नहीं था, बल्कि रेशमा ने ये सब कुछ अपने कथित बॉयफ्रेंड आनंदू के कहने पर किया था। मतलब रेशमा के झूठ में आनंदू भी बराबर गुनहगार था। इसीलिए पुलिस अब रेशमा के फेसबुक बॉयफ्रेंड आनंदू को पता लगाने में लग जाती है। क्योंकि अब तक रेशमा आनंदू से सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही बात कर रही थी, किसी ने आनंदू को देखा नहीं था, इसीलिए पुलिस के पास आनंदू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फेसबुक ही एकमात्र सहारा था। इसलिए पुलिस की साइबर सेल आनंदू नाम के शख्स की प्रोफाइल का पता लगाने में जुट जाती है, मगर कहीं से कोई जानकारी हाथ नहीं लगती। आनंदू नाम के सैकड़ों फेसबुक अकाउंट खंगाल लिए जाते हैं, मगर रेशमा के आनंदू का कोई पता नहीं चलता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को पता चलता है कि रेशमा जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है वो उसकी जेठानी और उसकी स्कूल जमाने की दोस्त आर्या के नाम पर है। आर्या के बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वो विष्णु के बड़े भाई की पत्नी है। यहाँ जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चलता है कि एक मोबाइल है जो कभी रेशमा यूज करती थी और वो अभी आर्या ही यूज कर रही है। पुलिस को लगता है कि शायद रेशमा के पुराने मोबाइल से उसके कथित बॉयफ्रेंड आनंदू का कुछ पता लग सकता है। इसीलिए पुलिस अब पूछताछ के लिए आर्या को नोटिस जारी करती है और उसे 24 जुलाई को मोबाइल के साथ थाने में आने को कहा जाता है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मोबाइल की पुलिस को जरूरत थी। इसमें आर्या का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये क्या, 24 जुलाई 2021 को आर्या अचानक दिन दहाड़े गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आर्या के साथ करिश्मा भी गायब है। करिश्मा के बारे में भी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। करिश्मा भी रेशमा के स्कूल के समय की सहेली है और उसके पति विष्णु की भांजी है। यहाँ पुलिस से पहला केस पूरी तरीके से सोल्व भी नहीं हुआ था कि अब ये नई मुश्किल सामने आ गई थी। अब इन दो लापता लड़कियों को खोजने के लिए पुलिस लग जाती है। जांच की शुरुआत आर्या और ग्रीष्मा के घर से ही होती है। खोजबीन के दौरान ही पुलिस को ग्रीष्मा का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। नोट में बस ये लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए। अब ये एक लाइन का नोट इस पूरे केस में पुलिस के लिए बड़ा पेश था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस पूरे केस में ग्रीष्मा का क्या लेना देना है। अब पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। एक जगह की सीसीटीवी फुटेज में आर्या और ग्रीष्मा साथ में दिखाई देती है। दिन भर इन दोनों की खोजबीन जारी रहती है, मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2021 को पुलिस को खबर मिलती है कि पास के ही पिट्टीकरा नदी में 2 लड़कियों की लाश है। आनन फानन में पुलिस वहां जाती है और नदी से लाश को निकलवाया जाता है। इन दोनों लड़कियों की पहचान 23 साल की आर्या और 19 साल की ग्रीष्मा के तौर पर की जाती है। पोस्टमार्टम में इन दोनों से किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की पुष्टि नहीं होती है और ना ही शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबने को बताया जाता है। ये मामला सुसाइड का ही लग रहा था। अब ऐसे में नया सवाल ये था कि आखिर इन दोनों ने एक साथ सुसाइड क्यों कर लिया और इस पूरे केस में उनका क्या लेना देना था। जब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलती है तो जो खुलासा होता है वो और भी हिला देने वाला था। पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा और आर्या की सास यानी विष्णु की मां बताती है कि कल ही आर्या ने मुझे बताया था कि कभी ग्रीष्मा ने ही आनंदू नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी और अपनी मामी यानी रेशमा से मजाक करने के लिए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर आनंदू बनकर उससे बात करने लगी थी। कुछ दिनों बाद ग्रीष्मा फर्जी अकाउंट के बारे में अपनी बड़ी मामी यानी आर्या को बताती है और फिर आर्या और ग्रीष्मा मिलकर बस रेशमा के साथ मजाक करने के लिए महीनों तक उससे आनंदू बनकर प्यार भरी बातें और प्यार का नाटक करती रहती है। आगे जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ग्रीष्मा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। कुछ और जानकारी निकालने के उद्देश्य से अब पुलिस ग्रीष्मा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है तो वो भी बताता है कि कुछ ही दिन पहले ही ग्रीष्मा ने उसे बताया था कि वो आनंदू नाम से एक फेसबुक आईडी बनाकर कई महीनों से रेशमा से बात कर रही है। रेशमा आनंदू के प्यार में पागल है और पूछताछ में खुलासा होता है कि वो ग्रीष्मा ही थी जिसे आनंदू समझकर रेशमा अपने गर्भवती होने की बात बताती है। इसी के बाद आनंदू बनी ग्रीष्मा कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बच्चे को जन्म लेते ही मार दो। बस इसी के बाद रेशमा बच्चे को जन्म देते ही मार देती है। कुल मिलाकर रेशमा यही समझती रही कि वो किसी आनंद नाम के लड़के से बात कर रही है, जबकि वास्तव में वो उसकी जेठानी आर्या और भांजी ग्रीष्मा थी।
आनंदू तो बस एक कल्पना मात्र था। जब रेशमा की गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद पूछताछ के लिए आर्या को भी हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो आर्या और ग्रीष्मा दोनों बुरी तरीके से डर जाती है और उन्हें लगने लगता है कि अब उस बच्ची के कत्ल का इल्जाम भी इन्हीं के सर पर आएगा और उन्हें ही सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ही आनंदू बनकर रेशमा से बच्चे को मारने के लिए कहा था। बस एक गलतफहमी के चलते वो दोनों आगे कर लेती है, क्योंकि पुलिस ने तो सिर्फ रेशमा के पुराने मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने और उस मोबाइल को जांच में शामिल करने के लिए आर्या को पेश होने का ऑर्डर दिया था। चलिए अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो अब भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा। क्या यह संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और इस बारे में किसी को पता न चले, और तो और वो अकेली ही बच्ची को जन्म भी दे दे? दरअसल पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा की माँ और उसका पति भी बताता है कि पिछले कई महीनों से रेशमा सिर्फ बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहना करती थी। ऐसा रेशमा अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए करती थी। इसके अलावा रेशमा के पास से एक टमी डकिंग बेल्ट भी बरामद हुआ है। वो अक्सर ये बेल्ट लगा कर रखती थी ताकि किसी को भी उसका उभरा हुआ पेट ना दिखाई दे। इसके अलावा मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो ये भी संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और उसके शरीर में कोई बदलाव ही ना हो। यहाँ तक कि कई बार तो बच्चे के जन्म से चंद घंटे पहले पता चलता है कि महिला गर्भवती है। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं रेशमा की प्रेगनेंसी भी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी, इसीलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को, यहाँ तक कि उसके पति को भी उसके गर्भवती होने का पता नहीं चला। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बनने वाली महिला को भी प्रेगनेंसी की फीलिंग्स तक नहीं हो पाती। शायद यही वजह रही जिस कारण किसी को भी रेशमा की प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। यहाँ अगर मान भी लेते हैं कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी तो कम से कम प्रसव के दौरान तो उसे दर्द हुआ ही होगा। अकेले प्रसव कराना लगभग नामुमकिन सा होता है। फिर रेशमा ने ये कैसे किया होगा, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। हम बस इतना कह सकते हैं कि शायद रेशमा फेसबुक बॉयफ्रेंड आनंदू के प्यार में पागल थी और उसी पागलपन में उसने अकेले ही बच्चे को जन्म भी दे दिया और उसे अपने ही हाथों से मरने के लिए छोड़ भी दिया। या फिर रेशमा ने ये सब कुछ अदृश्य आनंदू के प्यार की ताकत के सहारे कर लिया। एक सवाल ये भी उठता है कि भले ही रेशमा ये नहीं जानती थी कि असल में आनंदू है ही नहीं, उसके साथ मजाक हो रहा है, मगर ग्रीष्मा और आर्या को तो सच्चाई पता थी, तो इसके बावजूद दोनों ने रेशमा के बच्चे को जन्म लेते ही उसे मारने को क्यों कह दिया? यहाँ दरअसल परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह रेशमा की प्रेगनेंसी का पता आर्या और ग्रीष्मा को भी नहीं चलता है। इसी कारण ग्रीष्मा और आर्या को लगता है कि रेशमा प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही है, इसलिए दोनों मजाक जारी रखते हुए रेशमा के बच्चे को जन्म लेने के बाद मारने के लिए कह देते हैं। अब यहाँ क्योंकि रेशमा ने सच में बच्चे को जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था और बच्चे की मौत के बाद पुलिस कातिल की तलाश में थी, इसीलिए रेशमा की गिरफ्तारी और पुलिस की नोटिस के बाद आर्या और ग्रीष्मा को राज खुलने का डर सताने लगता है और दोनों डर के मारे आज कर लेते हैं। इधर रेशमा भी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है, वहीं उसका पूरा परिवार इस मजाक की कीमत चुका रहा है। इस पूरे केस को इस क्षेत्र के एसीपी वाई निजामुद्दीन खुद ही हैंडल कर रहे थे और उन्हीं की ईमानदार कोशिशों का नतीजा रहा कि इस मजाक और इस मजाक के खौफनाक अंजाम से पर्दा उठ पाया और इस बच्चे की कातिल माँ का पता चल पाया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म होते ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, या वो लड़कियां जिन्होंने मजाक मजाक में रेशमा से ऐसा काम करवाया? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी से सबक ले सकें और कभी आर्या या ग्रीष्मा जैसी गलती ना करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।